Hello, dear students, it's Kiran, your teacher. Today we are going to know about Chapter 7 Lifeline of National Economy. यहाँ मैंने पेज नंबर 81 डाला हुआ है। दैट मीन आप अपने NCERT के बुक नंबर पेज 81 से देख सकते हो, वहीं से मैंने लिया है। आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बता रही हूँ। अगर आप चाहो तो बुक में चेक कर सकते हो। ये एक फ्लो डायग्राम के तौर पे वहाँ क्लासिफिकेशन बताया गया है, जिसे मैंने यहाँ पॉइंट के फॉर्म में दे दिया है। ये ज़रूरी है कि इस चैप्टर को आगे लेकर चलूँ, इससे पहले आप जान लो कि क्या कहता है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकॉनमी। नाम ही सजेस्ट करता है कि वो ज़िंदगी ही है किसी भी इकॉनमी के लिए। दैट मीन अगर आप कहीं के ट्रांसपोर्टेशन की बात करो तो अगर वो डेवलप नहीं होगा तो वहाँ की इकॉनमी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होगी। किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, किसी भी जगह की इकॉनमी की बात आप तभी करते हो जब वहाँ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होता है। वैसे मैं ये नहीं कह रही कि किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन पर ही आधारित है, इसलिए ये बताना ज़रूरी है। तो आप देखना शुरू करो। यहाँ पर जो मैंने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया है ये क्लासिफिकेशन से मैंने लिया है। पेज 81 पे आप देखना, एक क्लासिफिकेशन है डायग्राम के फॉर्म में, उसे मैंने दिया है। ये फर्स्ट पार्ट जो है बस क्लासिफिकेशन के लिए दिया है। फर्स्ट पार्ट इन द सेंस कि ये जो स्टार्टिंग में मैं पार्ट दिखाने वाली हूँ वो, और इसके बाद में ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चंस विथ फ्यू नोट्स मैं दे रही हूँ। तो आप कॉन्सेंट्रेटली देखना शुरू करो। आप देख रहे हो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है उसे ब्रॉडली 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ लैंड, सेकंड वन इज़ वाटर एंड थर्ड वन इज़ एयरवेज। तो ये 3 पार्ट है। दैट मीन लैंड रूट से चलने वाले ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज से चलने वाले ट्रांसपोर्ट एंड एयरवेज से चलने वाले ट्रांसपोर्ट। फिर उनके सब पार्ट हैं, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो जब लैंड में बात करो तो उसे 3 पार्ट में बांटा गया है। दैट मीन लैंड के ये 3 पार्ट ABC जो मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है। लैंड रूट लैंडवेज में आप पहली चीज़ जो देखोगे वो है रोडवेज। दैट मीन रोड पे चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन। फिर है रेलवेज। दैट मीन जो ट्रैक, रेलवे ट्रैक पे चलती है तो उस पर तो सिर्फ रेल या ट्रेन ही चलती है, इसीलिए इसे रेलवेज भी कहते हो। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वन, दैट मीन लैंड का ये जो है सी पोर्शन, दैट इज़ पाइपलाइन। बहुत ही ज़रूरी है, ये भी लैंड पर ही जो है बिछाया जाता है। पाइपलाइंस की जो एक तरीके से जाल आप कह सकते हो, और ये बहुत यूज़फुल है आज के टाइम पे। स्पेशली मैं कहूँ तो गैस, ऑयल, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा हमारे इंडिया में अभी शुरू हो चुका है स्पेशली मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन। पहले जैसे सपोज दैट गैस और जो ऑयल की बात करो वो तो इजीली फ्लो हो जाता है पाइपलाइन के द्वारा। ये आप समझो कि लैंड पोर्शन पर अंडर ग्राउंड लगाया जाता है, और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आप किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हो। वैसे इसके लगाने का कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत यूज़फुल हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आप जब पाइपलाइन लगाते हो तो अंडरग्राउंड लगा रहे होते हो, कॉस्टिंग बढ़ जाती है। पाइपलाइंस जो होती हैं या पाइप जो आप लगाते हो बहुत कॉस्टली होती है, लेकिन जब एक बार लग जाता है तो एक तो लेबर कॉस्ट घट जाता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हो तो पहले तो लेबर कॉस्ट, लेबर की ज़रूरत होती है। फिर उसका रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, किसी के भी थ्रू अगर उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ऐड होता है और हर बार ऐड होता है। लेकिन पाइपलाइन आपने एक बार लगा दिया, हो गया, तो आपने देखा कि 2 चीज़ तो वैसे ही मतलब रिड्यूस हो गई। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रिड्यूस होती है वो क्या है? तो वो सिंपली जो वेस्टेज होता है। दैट मीन लेबर अगर किसी चीज़ को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी वेस्ट होता है। तो इसमें वो वेस्टेज भी रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए पाइपलाइन आज बहुत इम्पॉर्टेंट मीन्स
ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया है। स्पेशली ऑब्वियसली पाइपलाइन के थ्रू किसी इंसान को ट्रांसपोर्ट नहीं करना होता, ये गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये है 3 इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किसी भी नेशनल इकॉनमी के लिए, यानी वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। अब बात करते हैं सेकंड, दैट इज़ वाटरवेज। वाटरवेज है क्या? तो वाटर के थ्रू चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन। तो वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इनलैंड वाटरवेज एंड ओवरसीज वाटरवेज। इसे ही मैं एक बार क्लासिफाई करके यहाँ समझा दूँ। इनलैंड दैट मीन देश के अंदर, और वैसे इनलैंड वाटरवेज की बात आप करो तो ये रिवर्स पर चलाई जाती हैं, क्योंकि वो देश के अंदर ही ये वाटरवेज हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, इसकी प्रिपरेशन होती है। और जैसे मैं बोलूँ गंगा रिवर जो है उस पे भी जैसे शिप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, और पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं, मैंने तो देखा है और यूज़ भी किया है। जैसे गंगा रिवर के ऊपर जो शिप चलाई जाती हैं तो उसमें नॉट ओनली पीपल बल्कि हेवी गुड्स तक होते हैं। इनफैक्ट मैं कह दूँ तो गलत नहीं होगा कि एनिमल्स तक उस पर कैरी किया जाता है, और साथ साथ बड़े बड़े व्हीकल्स 4 व्हीलर्स तक भी उस पर कैरी किए जाते हैं। तो इस तरीके से वो इनलैंड वाटरवेज हुआ, दैट मीन वो देश के अंदर। इनलैंड मीन्स कि वो रिवर्स पे जो चलाई जाने वाली वाटरवेज है। सेकंड है ओवरसीज वाटरवेज। ऑब्वियसली बिजनेस के लिए किया जाता है ये वाटरवेज, और समुद्री रास्ते पर जो है ये वाटरवेज है, दैट मीन इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल के थ्रू जो है पैसिफिक ओशियन और अदर ओशियंस के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो ट्रेड किया जाता है वो है ओवरसीज वाटरवेज के थ्रू। अब बात हम यहाँ करें कि ये है एयरवेज। अब ये एयरवेज क्या है, तो नाम ही बताता है कि जो है रिवर के थ्रू जो सॉरी नॉट रिवर, एयरवेज दैट मीन जो एयर के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होता है। इसे भी ब्रॉडली जो है 2 भाग में ही बांटा गया है। एक तो इंटरनेशनल एयरवेज है, आप देख रहे हो। जैसे मैंने बोला कि इंटरनेशनल मैंने पहले आपको बता दिया क्योंकि उसे एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करना है। बट हाँ, एक डोमेस्टिक एयरवेज है, दैट मीन एयरवेज को ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है डोमेस्टिक एयरवेज और दूसरा है इंटरनेशनल एयरवेज। तो डोमेस्टिक का मतलब ही है जो देश के अंदर की उड़ान है, दैट मीन कुछ ऐसे समझो कि आपको दिल्ली टू रांची, रांची टू पटना, फिर दिल्ली टू चेन्नई या फिर मुंबई। तो ये सब आपके जो है कंट्री के अंदर की लोकेशन है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। तो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन को किस पार्ट में रखा गया है, डोमेस्टिक एयरवेज में। दैट मीन देश के अंदर डोमेस्टिक यूज़ के लिए होने वाले एयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जो होती है किसी भी पार्ट में, देश के किसी भी पार्ट में होने वाले ट्रांसपोर्टेशन को हम डोमेस्टिक एयरवेज बोलते हैं। और यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि डोमेस्टिक एयरवेज के जो कॉस्ट होते हैं वो इंटरनेशनल एयरवेज से कम होते हैं, दैट मीन उनकी जो प्राइसिंग होती है वो कम होती है। तो अब देखो डोमेस्टिक एयरवेज को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये है डोमेस्टिक एयरवेज का पार्ट, एक है पब्लिक अंडरटेकिंग और दूसरा है प्राइवेट एयरलाइंस। दैट मीन कि पब्लिक अंडरटेकिंग सीधे सी बात है जो सभी के यूज़ के लिए होती है, यानी आम पब्लिक की सुविधा के लिए यूज़ किया जाता है पब्लिक अंडरटेकिंग किसी भी तरह की चीज़। और यहाँ पर दूसरा जो है दैट इज़ प्राइवेट एयरलाइंस। दैट मीन इंडिया के जो रिच पीपल हैं उनके पास खुद का जो है एक तरह से एयरवेज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुतों के पास है, लेकिन मैं यहाँ अगर बता दूँ जैसे अंबानी ग्रुप के अनिल अंबानी के पास उनका खुद का प्राइवेट एयरलाइन है, या फिर अक्षय कुमार जी जो हैं उनके पास भी उनके प्राइवेट जो हैं एयरवेज़ के थ्रू उड़ान भर सकते हैं वो। तो ये है प्राइवेट, दैट मीन किसी इतने रिच पर्सन है जो अपने लिए प्राइवेट एयरवेज, जैसे आप व्हीकल्स रखते हो ना 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स, तो उस तरीके से जो रिच पीपल हैं उनके पास अपना प्राइवेट एयरलाइंस है। तो इस तरीके से पब्लिक का इस्तेमाल जो होता है वो प्रॉपरली
इस्तेमाल किया जाता है सभी के लिए और देश के अंदर की चीज़ है। एंड सेकंड वन क्या है, तो एयरवेज़ का इंटरनेशनल एयरवेज़, जैसे मैंने बोला विदेशी उड़ान के लिए, जैसे दिल्ली से बाहर जाए पाकिस्तान, वो भी देश के बाहर की जगह है, श्रीलंका, या फिर आप बात करो अमेरिका, लंदन, फ्रांस, तो किसी भी जगह के लिए तो इंडिया से जो दिल्ली या फिर मुंबई से जो इंटरनेशनल एयरवेज़ की उड़ान भरी जाती है, तो वो है इंटरनेशनल एयरवेज़, दैट मीन इंडिया के बाहर जाने के रास्ते। और मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल एयरवेज़ जो है उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो ज़्यादा होती है। ऐसा मत समझना कि सुविधाएं भी ज़्यादा होती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल कॉस्टिंग ज़्यादा होती है तो ये देश के बाहर जाती हैं। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट दिल्ली से उड़ी और वो एकदम अमेरिका पहुंच गई। कई बार वो देश के अंदर भी उनके स्टॉपेज होते हैं, तो आप अगर उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट करना चाहोगे तो उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। ओके, अब मैं यहाँ बात करूँ आपके लिए, ये है आपका इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हो, यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डाला है। तो आगे क्या था, यानी अब तक जो आपने पढ़ा वो क्या था, वो मैंने चैप्टर को एक तरह से समराइज़ कर दिया वहाँ पर कि इन्हीं तीनों के बारे में आपको बात करनी है पूरे चैप्टर में। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा कुछ नहीं देने वाली हूँ, बट हाँ, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको थोड़ा बड़ा लगने वाला है कि ये जो मैंने यहाँ से ये क्वेश्चन क्रिएट किया, ये आप अपने बुक के पेज नंबर 82 पे चेक कर सकते हो, वहीं से मैंने दिया है। जैसे मैं अभी आपको रोडवेज़ बता रही थी, उसी से मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट किया और ये आता भी है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा कि वो किस ईयर में आया है, लेकिन आप इसे समझ लो। क्या क्वेश्चन है, वाई द ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ओवर रेलवेज़, दैट मीन क्यों आजकल रोड ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है रेलवेज़ के ऊपर। तो आप कुछ ऐसे समझो कि रोड ट्रांसपोर्ट का वैल्यू तो हर किसी के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि रेलवेज़ है और एयरवेज़ है। तो रेलवेज़ पे क्या डायरेक्ट आप घर से निकलते हो तुरंत रेलवे स्टेशन पे होते हो क्या? नहीं, बीच में थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन होती है जो आप रोडवेज़ के थ्रू तय करते हो सकता है आप अपनी व्हीकल से जाते हो, पब्लिक व्हीकल दैट मीन बसेस, ऑटो, इस तरह की भी चीज़ों से आप जाते हो। अब अगर आप ये कहते हो नहीं आपका घर तो एकदम ही रेलवे स्टेशन के पास है, तो हो सकता है आप चले भी जाओ, लेकिन कई बार आपके पास गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, तो उनको कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं उस सेंस में बता रही हूँ और आपको यहाँ भी उसी सेंस में बताया गया है कि रोडवेज़ बहुत ही ज़रूरी हैं। और या फिर आप एयरप्लेन की भी बात करो तो डायरेक्ट तो नहीं जाते, या फिर वहाँ पर अगर लैंड भी करते हो तो डायरेक्ट आप घर नहीं पहुँच जाते, आप वहाँ भी रोडवेज़ का इस्तेमाल तो करते ही हो ना। तो इसलिए ये तो सिंपल सी चीज़ थी कि भाई रोडवेज़ का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है रेलवेज़ या फिर एयरवेज़ के ऊपर। अब यहाँ पर भी जो मैंने आपको बताया ना, केवल मैंने रेलवे लिखा है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि एयरवेज़ रेलवेज़ के ऊपर जो है क्यों इम्पोर्टेंस है रोडवेज़ का, तो यहाँ बहुत से ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आप अलग से भी समझोगे कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है। दैट मीन मैं बता दूँ कि वो हो सकता है 3 मार्क्स के लिए यूज़फुल हो, बट यहाँ पर तो मैं आपको समझा रही हूँ कि क्यों ज़रूरी है एक ही जगह, सो दैट कि आप ईज़िली उनका इस्तेमाल अदर पार्ट में भी कर सको। अब देखना शुरू करो। द ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ओवर रेलवेज ड्यू टू दीज रीजंस, क्यों बढ़ गया है, तो इन वजहों से बढ़ गया है। पहला वजह मैंने क्या दिया है, ड्यू टू लेस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोडवेज। जब रोडवेज की बात हम करें तो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होता है। कम होता है का मतलब ये मत समझना कि एकदम कम होता है। कम होता है का मतलब यहाँ ये है कि अगर आप ट्रेन लाइन बिछानी चाहो, रेलवेज शुरू करनी चाहो या फिर एयरवेज शुरू करनी चाहो, तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, उसके बनिस्बत रोडवेज़ की कॉस्टिंग कम होती है, तो ये आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, रोड कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। ये मैंने एज इट इज़ ही आपके बुक से उठाया है, जैसे मैंने पेज नंबर 82 दिया है, तो स्टार्टिंग में ही आप देख लोगे ना, आपको वहाँ दिया है। तो ये जो रोड जो है बहुत आसानी से जो डाइसेक्ट कर सकता है किसी भी अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी का मतलब है किसी भी ऊंची नीची वाली जगह से वो गुज़र सकता है,
तो वो इसलिए ज़्यादा यूज़फुल है। अभी यहाँ थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे मैंने बोला कि इसका हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है अलग से 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। हाँ, इतना ही, आप थोड़ा सा नहीं डालने वाले हो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। थोड़ी सी समझदारी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ ये समझा दूँ, अगर ये जो सेकंड पॉइंट है इसे भी 3 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है कई बार, कि कैसे रोड यूज़फुल है इसके ऊपर, तो या फिर रोड कैसे इजीली जो है किसी भी टोपोग्राफी से जो है काम कर लेता है या उस पे आसानी से वर्क हो जाता है। तो आपने देखा ही होगा कई बार, अगर कोई पहाड़ी वाला एरिया है तो रोड की ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाती है, दैट मीन थोड़ा सा स्लोप हो जाता है। बट हाँ, आपको अगर आप बाइसाइकिल पे हो तो फिर चलानी थोड़ी मुश्किल होती है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, कोई भी गाड़ी, वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, तो उसके एक्सेलरेटर को आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो ऊंचाई होती है तो वहाँ को क्रॉस करने के लिए बढ़ाना पड़ता है। लेकिन आप क्रॉस कर जाते हो, या फिर उधर से आ रहे हो कहीं से, तो फिर वहाँ अपनी स्पीड कम कर दो। कई लोग तो गाड़ी को वहाँ पे क्लोज ही कर देते हैं, वहाँ उनका पेट्रोल बच जाता है और वो आसानी से नीचे आ जाते हैं। दैट मीन वो स्लोप वाले एरिया को इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी टोपोग्राफी, अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी का मतलब ये है कि ऊबड़ खाबड़ वाली प्लेस से आराम से वो जो है काम कर लेता है। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। ये जो नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं दे रही हूँ, ये बात करता है किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि किसी भी वेज़ का इस्तेमाल करने के लिए आपको रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल थोड़ी देर के लिए तो करना ही पड़ता है, चाहे वो आप एयरवेज़ के लिए करो या वाटरवेज़ के लिए करो। तो वहाँ तक पहुँचने और वहाँ से फिर आप अपने घर तक पहुँचने के लिए रोड का ही तो इस्तेमाल करते हो। तो इस तरीके से आप देखो, और साथ साथ ये आपको डोर टू डोर सर्विस भी देता है। रेलवेज़ और जो है एयरवेज़, वो आपके घर तक का रास्ता वो नहीं देता, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे स्टेशन हो वो, या फिर जैसे बोलते हैं ना एयर ड्रम, जहाँ पे आप लैंड करता है एयर वेज के जो भी ट्रांसपोर्टेशंस हैं, तो वो वाली एरिया में ही तक ही उनकी लोकेशन होती है। बट जो रोड होता है वो आपको एकदम डोर टू डोर सर्विस देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फीडर आप जरूर रख लेना, फूड से ही एक तरह से बनाया है ये वाला वर्ड, आपने देखा। तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो दूसरे ट्रांसपोर्ट के खाने का काम करता है ना, क्योंकि उस ट्रांसपोर्ट तक पहुंचने के लिए आप और हम अगर पहुंचते हैं तो रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ही करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें तो शायद हम टाइम पे वाटरवेज़ के जो भी शिप है वहाँ तक ना पहुँच पाए, क्योंकि उनका भी तो एक टाइम होता है डिपार्चर का या फिर एयरवेज़ का। तो इस तरह से ये फीडर का काम करता है दूसरे ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन। तो ये थोड़ा सस्ता भी होता है। अब मैं यहाँ इस पॉइंट के पास मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूँ कि अगर तीनों ट्रांसपोर्ट में सबसे सस्ते ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो वो वाटरवेज आता है। पहले भी था, आज भी है, हो सकता है आगे भी वही कंसीडर किया जाए। बट इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऐसे समझा दूँ, तो जो मैं वाटरवेज को सबसे सस्ता बोल रही हूँ, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोल रही हूँ, वो इस सेंस में बोल रही हूँ कि बहुत हेवी सामान भी उस पर ट्रांसपोर्ट करते हो, उतना कॉस्ट नहीं लगता। अगर उतने हेवी चीज़ को आप रोडवेज़ के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने पे लग जाओ तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी कई जगह तो रोडवेज़ का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर जगह तो रिवर नहीं होती या फिर ओशियन नहीं होता ना। तो उस मीन में यहाँ बताया गया है कि ये जो है इकोनॉमिकल भी होता है, थोड़ा सा सस्ता भी होता है। कि अगर रोडवेज़ के थ्रू आपको कहीं जाना है और ट्रेन के थ्रू कहीं जाना है, तो अगर आप देखोगे ना उनके टिकट के कॉस्टिंग की बात अगर आप करो, तो फिर वो रोड के थ्रू आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक पड़ने वाला है। उस सेंस में ये दिया गया, और इसे आप क्लियर रखना क्योंकि कई बार अलग से क्वेश्चन बनता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर क्लियर किया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ यूजफुल फॉर स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। इसी पॉइंट को, दैट मीन ये पॉइंट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैंने ये पॉइंट भी डाल दिया कि ये यूज़फुल है, ये इकोनॉमिकल है। जब शॉर्ट डिस्टेंस की बात आप करें, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये इकोनॉमिकल नहीं पड़ता। दैट्स इट। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का।
ये जो है, ये क्वेश्चन भी जो आपको मैंने दिया है, ये मैंने सिर्फ आपके पूरे चैप्टर में जो ट्रांसपोर्टेशन के, स्पेशली जो रोडवेज़ के कौन कौन से मीन्स हैं या कौन कौन से वो रोड्स हैं, उनके लिए मैंने ये दे दिया है। और मुझे नहीं लगता ये अलग से कभी आता है क्वेश्चन। बस ये मैंने इसलिए दिया है कि इन सारी चीज़ को मैं एक साथ आपको दे रही हूँ, और इन सारे रोड को मैंने यहाँ अलग अलग एक्सप्लेन भी किया है, स्पेशली जो रोड्स के फीचर्स आते हैं और किस सेंस में आते हैं वो मैं आगे बताऊंगी। पहले तो आप ये देख लो। क्लासीफाई द इंडियन रोड्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, यानी इंडिया की सड़कों को क्लासीफाई कीजिए जितनी उनकी क्षमता है। क्षमता का मतलब ये नहीं है कि वो कहाँ से मैंने कितना उठा पाती हैं केवल बोझ। इसका मतलब ये है कि इंडियन की उन रोड्स के बारे में बताइए जो कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, कितनी कैपेसिटी है। दैट मीन वो छोटे डिस्टेंस के लिए है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो उस बिहाफ पर यहाँ पर मैंने आपको बांट कर बताया है। तो ये सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया है कि आपकी मेमोरी में रहे, और यही बता देना ज़रूरी है कि मैंने अभी तक एक साथ ये क्वेश्चन आता हुआ नहीं देखा है, सिर्फ आपकी मेमोरी के लिए मैंने ये दिया है। अब आगे मैंने इसे सॉरी डियर, हाँ ये है फर्स्ट, दैट इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर लेटरल है, ठीक है, एल ई है। दिस इज़ माई वंस अगेन स्पेलिंग मिस्टेक, क्वाड्रिलेटरल नॉट लिटरल, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, पहले रोड को बांटा गया है, यानी उनका ये नाम दिया गया है। सेकंड है नेशनल हाईवेज, थर्ड है स्टेट हाईवेज, फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिफ्थ है अदर रोड्स, एंड लास्ट है बॉर्डर रोड्स। दैट मीन इंडिया में जितनी भी रोड हैं उनकी कैपेसिटी उनके वर्क के हिसाब से बांटा गया है। और यही बता दूं कि जितनी भी सड़कें हैं ना, उन सब की देख रेख की जिम्मेदारी अलग अलग दी गई है। दैट मीन अलग अलग डिपार्टमेंट के हाथों में है। तो अब देखना शुरू करें कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज के फीचर्स क्या हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। मेंशन द फीचर्स ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। यस, यहाँ पे देखो मैंने आई नहीं डाला है, यहाँ ए ही डाला है, तो यही सही स्पेलिंग है, यही आप ध्यान रखोगे। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज की जो बात आप करो तो उसकी फीचर्स क्या हैं, तो पहले सुनना शुरू करो। ये आप वहीं देख लोगे, पेज नंबर 82 पे ही आपको मिल जाने वाला है। ये है, इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया, यानी ये जो है इंडिया की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट रोडवेज़ के लिए कंसीडर की जाती है। दूसरा, ये इतनी बड़ी है कि इट कनेक्ट्स इंडियाज़ 4 लार्जेस्ट मेट्रोपोलिसेस। तो ये जो है इंडिया को 4 बड़े जो मेट्रोपॉलिटन हैं इंडिया के, उनसे जोड़ती है, और हर जगह से जोड़ती है। जैसे क्या है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, एंड चेन्नई है। तो ये कुछ ऐसे समझो कि अगर मैं छोटा सा इंडिया का मैप या ऐसे ही कुछ बना के मैं आपको दे दूं, अच्छी से तो बना नहीं पा रही हूँ, बट ऐसे ही समझाने के लिए मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से इंडिया की मैप है। तो यहाँ यानी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, एंड दिस इज़ योर ईस्ट। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और प्लस कुछ इस तरीके से भी ये कनेक्टेड होता है। इसीलिए इसे कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी चारों पार्ट में जाने वाला एक जो है हाईवे है, जो कि बड़े लेवल पे वर्क करता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखना शुरू करो। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है इसे समझाने के लिए कि कौन कौन से वो रोड के थ्रू ये जाता है। तो इट फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ शॉर्ट बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद एंड सूरत, एंड ऑल्सो सर्व्ड बाय दिस नेटवर्क। तो यहाँ मैंने कुछ नेम डाल दिए हैं, जैसे मैंने अभी डायग्राम बना के आपको दिखाने की कोशिश की थी। तो पूरे इंडिया को जोड़ता है, और इसलिए ये कहलाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। दैट मीन ये पूरे इंडिया को कनेक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है
कि ये हाईवे जो है प्रोजेक्ट्स जो है आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नहाई। ये याद रखना, यही चीज़ें आपको याद रखनी कि स्पेशली ये सड़कें कितना इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ को जोड़ती है और प्लस इसे मेंटेन कौन करता है, रख रखाव कौन करता है। तो देखो, दीज हाईवेज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो हैंडल किया जाता है, ये कई बार 1 मार्क्स में आता है, तो इसे आप अलग से याद रखना क्योंकि मैंने यहाँ पर ज़्यादा दे दिया है कि कैसे यूज़फुल है, क्या करता है। तो ये मैं आपको बता दूँ, मैंने इसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी नहीं देखा। ये टॉपिक को 3 मार्क्स के क्वेश्चन में देखे गए हैं और 1 मार्क्स में भी देखे गए हैं। जैसे मैंने बोला कि इसे कौन हैंडल करता है, तो ये है नहाई, या फिर आप अलग से कई बार क्वेश्चन है कि नहाई है क्या, तो ये सिंपली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द फीचर्स ऑफ नेशनल हाईवेज, यानी नेशनल हाईवे के फीचर के बारे में बात करो। तो नेशनल हाईवे के फीचर्स आप देखना शुरू करो। नेशनल हाईवेज की दीज आर द फीचर्स ऑफ नेशनल हाईवे। अब पहली बात आप देखो कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेशनल हाईवे शेयर मच बर्डन ऑफ ट्रैफिक, यानी बहुत ज़्यादा बोझ जो है नेशनल हाईवेज ही उठाते हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है हमारे नेशनल हाईवेज़ होते हैं, इसलिए नेशनल हाईवे का बहुत ही महत्व है। इसे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स डाली हैं क्योंकि आपका फर्स्ट पॉइंट ही सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी नेशनल इकॉनमी में। सेकंड पॉइंट मैंने दिया है, दे हेल्प टू फॉर्म बिग नेटवर्क, यानी जैसे आपने सुपर हाईवे की बात की, क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, लेकिन वो तो बड़े बड़े एरियाज़ को कनेक्ट करता है, लेकिन नेशनल हाईवे ही है जो अलग अलग जो है स्टेट से गुज़रता हुआ, शहरों से गुज़रता हुआ, एरिया से गुज़रता हुआ इन सुपर हाईवेज़ के पास से कनेक्ट होता है या उनके साथ भी जुड़ता है। इसलिए ये बड़ा नेटवर्क, बिग नेटवर्क फॉर्म करता है, दैट मीन रोड का नेटवर्क। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू फॉर्म अ क्विकर कनेक्टिविटी अमंग टू प्लेसेस, यानी अलग अलग प्लेसेस में बहुत फास्ट कनेक्टिविटी जो है वो आपको देता है। जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं, अगर आप नोटिस करोगे, आपने बातचीत में सुना होगा या खुद भी इस्तेमाल किया होगा कहीं आने जाने में, तो ये रोड्स जो होती हैं ये आपके ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड को बढ़ा देती हैं क्योंकि बहुत अच्छी होती हैं। कोई भी व्हीकल वहाँ स्मूथ रन करता है, जिसकी वजह से आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाता है और प्लस आरामदायक भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम्स लेड बाय CPWD या फिर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। एज आई टोल्ड, ये क्वेश्चन हमेशा ही कई बार अलग से आया है 1 मार्क्स के लिए। तो आप ये याद रखो कि नेशनल जो हाईवे है उसको मेंटेन कौन करता है, तो CPW ऐसे याद रखोगे और इसके फुल फॉर्म को भी याद रखना, दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, शेरशाह सूरी मार्ग इज़ कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1। और ये पॉइंट जो मैंने दिया है, आप वहीं पेज नंबर 82 पे एक डू यू नो मोर से मैंने दिया है, और वैसे इस पॉइंट को भी इसमें डालने का मेरा मोटिव ये है कि 1 मार्क्स के लिए आप इसे अलग से याद रखना, क्योंकि जैसे इसलिए इस जो क्वेश्चन में मैंने बहुत से पॉइंट क्रिएट किए हैं, तो इट्सल्फ इस क्वेश्चन के लिए भी यूज़फुल है और कई बार ये अलग से भी आते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। सिरसा सूरी मार्ग जो है नेशनल हाईवे नंबर 1, ये दिल्ली और अमृतसर के बीच में रन होती है। फिर है नेशनल हाईवे नंबर 7 के बारे में, ये भी वही मैंने डू यू मोर से ही लिया है। नेशनल हाईवे नंबर 7 जो है ये लॉन्गेस्ट हाईवे है, या फिर लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है तो आप बता सकते हो, या फिर लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। ये क्वेश्चन अगर बनता है 1 मार्क के लिए तो इसका प्रश्न ऐसे कुछ बनेगा कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो हाईवे नंबर 7 है। और ये कितनी दूरी तय करता है वो मैंने यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया है, ट्रेवल्स 2369 किलोमीटर बिटवीन वाराणसी एंड कन्याकुमारी के बीच में ये ट्रैवल करता है नेशनल हाईवे नंबर 7, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कंसिडर किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर मैंने उन्हीं में से कुछ चीज़ को नोट 1 के तौर पे डाल दिया है, क्योंकि फिर मुझे लगा कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ ना डालूँ। तो नेशनल हाईवे जो है नंबर 8 जो है वो दिल्ली को कनेक्ट करता है, और नेशनल हाईवे नंबर जो 5 है वो कवर करता है राजस्थान को।
तो ये मैंने बस इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया है। वैसे मैंने अभी तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं छोड़ना कुछ भी नहीं चाहती थी, क्योंकि आप जानते हो कि इस बार आपके सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हुए हैं। तो सिर्फ उन्हीं पर नहीं डिपेंड करना है हमें कि केवल क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप निकल जाओ, क्योंकि उसमें तो बहुत से एडेड चैप्टर भी थे ना। तो चैप्टर कम हुए हैं, तो जो चैप्टर दिए गए हैं उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को भी डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आपको ले चलूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ अब छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे मैंने रोडवेज़ आपको ऊपर दिया है, तो यहाँ आप देख लेना व्हाट आर स्टेट हाईवेज़, कि स्टेट हाईवे के बारे में बात कर लें कि ये है क्या। तो बस छोटी सी चीज़ दी है कि पहले तो समझ लो कि स्टेट हाईवे है क्या। तो द स्टेट हाईवेज़ आर यूजुअली रोड्स दैट लिंक important cities, towns, districts, headquarters within the state and connect them with national highways और state highways। तो ये जो है आपस में कनेक्ट करता है। स्टेट हाईवेज मैंने यहाँ डाला है इसलिए क्योंकि स्टेट हाईवे की बात करें, स्टेट हाईवे दैट मीन एक स्टेट की हाईवे किसी उसी स्टेट के दूसरे हाईवे से भी कनेक्ट होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी ऐड कर दिया है। तो स्टेट हाईवे का ये काम है कि भाई वो उस स्टेट के अंदर अलग अलग जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे तो जोड़ता ही है, और साथ साथ जो नेशनल हाईवे हैं उनसे भी जोड़ता है, और साथ ही साथ उसी स्टेट की किसी अदर हाईवे को भी कनेक्ट करता है। तो अब बात आती है कि इस हाईवे की देखरेख कौन करता है, दैट मीन इसको मेंटेन कौन करता है। तो इसे मेंटेन करता है PWD, दैट मीन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। आप एक बार देखो, दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD। स्टेट यानी हर राज्य में PWD डिपार्टमेंट होता है, दैट इज़ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो स्टेट हाईवेज़ जो होते हैं उनमें किसी तरह की टूट फूट, किसी तरह की मरम्मत की ज़रूरत है, या फिर कुछ नए बनाने हैं, तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है उस स्टेट की PWD के हाथों होता है। वंस अगेन बता दूं, ये भी 1 मार्क्स के लिए अलग से क्वेश्चन को आप बना के ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। ये भी 1 मार्क्स के हिसाब से ही दिया है। ये है डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी हर डिस्ट्रिक्ट्स की जो रोड होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मूव करती हैं, तो उनको आप डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हो। देखो आप, इट कनेक्ट्स द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, दैट मीन एक जो है डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर है वहाँ तो रहती ही है, वहाँ से तो शुरू होती ही है, बट उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी एरियाज़ हैं उनको ये कनेक्ट करती हैं, वो कहलाती हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अब डिस्ट्रिक्ट रोड कौन बनाता है, इसकी देखरेख कौन करता है, तो फिर से इसे भी 1 मार्क्स के लिए अलग से लर्न करोगे। ये रोड जो है मेंटेन्ड की जाती हैं, दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय जिला परिषद। जो जिला परिषद होती हैं वो है डिस्ट्रिक्ट रोडवेज को मेंटेन करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितने भी मैं यहाँ तक क्वेश्चन दे रही हूँ पेज नंबर 82 और 83 में आपको मिल जाने वाले हैं टॉपिक वाइज। व्हाट यू मीन बाय द अदर रोड्स, वहीं पर आप देखोगे मुझे तो यही याद आता है पेज नंबर 82 के सबसे नीचे में अगर आप चेक करते हो तो ये आपको अदर रोड्स मिल जाने वाले हैं। NCERT के बुक को आपको चेक करना है। तो ये कौन सी रोड है, किन को आप कहते हो अदर रोड्स, तो इसके तहत रखा गया है इट कंसिस्ट रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन। यानी अदर रोड्स वो रोड्स हैं जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो विलेजेस या होते हैं और टाउन्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उनको जो कहा गया है अदर रोड्स के तौर पे उनको रखा गया है। अब बात आती है कि इस रोड को बनाने की जिम्मेदारी, मेंटेन करने की जिम्मेदारी किनकी होती है। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द, यहाँ से अंडरलाइन कर रही हूँ 1 मार्क्स के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, या फिर ऐसे भी बोल दिया जाए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कौन सी रोड को मेंटेन करती है, देन आपका आंसर हो जाएगा अदर रोड्स को मेंटेन करती है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। बहुत बार बता चुकी हूँ इसलिए हर वीडियो में नहीं बताती कि जो भी चीज़ मैं यहाँ दे रही हूँ वो एज इट इज़ आपको नहीं करना, आपको समझ के करना है, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कवर करोगे, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक छोड़ने नहीं वाली। जितने भी वीडियोस बना चुकी हूँ उनमें भी छोड़ा नहीं है, और आगे भी जो बनाऊँगी उसमें भी कुछ भी छूटेगा नहीं। बट हाँ, आपको समझ के पढ़ना है। ऐसा उम्मीद मत करना कि टीचर ने वीडियो में जैसा क्वेश्चन दे दिया है वैसे ही आने वाला है, नहीं।
वैसा बिल्कुल नहीं आ सकता है, वो आप के आंसर उसी से होंगे और आपको अपने हिसाब से उसमें आंसर पुट करना है। बट हाँ, ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आंसर इन्हीं में से आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर बॉर्डर रोड्स? बॉर्डर रोड्स हैं क्या? बॉर्डर रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड इन 1960। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने मेंटेन की बात, किसने मेंटेन किया है उसकी बात पहले कर दी है, क्योंकि आप जानते हो बॉर्डर का मतलब ही है, एक बार आप समझ लो बॉर्डर रोड्स आप किसे बोलते हो? देश के बॉर्डर से के पास जो रोड है, या फिर वो रोड्स जो देश के बॉर्डर तक जाती हैं। जैसे जो भी बॉर्डर ले लो आप, चाहे हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर ले लो, चाहे हमारा चाइना के साथ की बॉर्डर की बात कर लो, या फिर इधर बांग्लादेश के बॉर्डर की बात कर लो, तो या फिर नेपाल के बॉर्डर की बात कर लो। हालांकि नेपाल में वैसी कोई बंदिश नहीं है, लेकिन हाँ वो दूसरी कंट्री है, तो वो आप समझ लो। तो बॉर्डर रोड्स वो कहलाती हैं जो एक देश के बॉर्डर को, लैंड बॉर्डर को दूसरे देश से जोड़ती है। लैंड बॉर्डर, ये ध्यान रखना। तो वो लैंड बॉर्डर है, इसीलिए वहाँ पे रोड्स भी हैं। दैट मीन वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी है। कई बार आपके जो सोल्जर्स होते हैं वो जाते हैं, कई बार अगर किसी तरह का जो है बैटल शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो जाता है, तो फिर बहुत से सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसके लिए रोडवेज़ अच्छी होनी ज़रूरी है। तो वो रोड जो है वो मेंटेन किए जाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ही बनाया गया है, जिसका नाम ही रखा गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसे 1960 में बनाया गया है, और वैसे आज़ादी के बाद, टू मेंटेन ये रोड्स के लिए। दैट मीन वो रोड सही कंडीशन में रहे, इसकी जिम्मेदारी इनकी है। अब बात करते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है रोड्स का, ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर स्टेट। जैसे मैंने बोला कि बॉर्डर तो सभी के साथ है, लेकिन हाँ जिनके साथ थोड़े विवाद वाले रिश्ते हैं हमारे, जैसे पाकिस्तान हो या फिर चाइना की बात आप कर लो, इसीलिए यहाँ मैंने डाल दिया है। इसका महत्व स्पेशली नॉर्थ एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर जो है वहाँ पर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये दोनों से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। आए दिन किसी न किसी विवाद की खबरें तो सुनते ही रहते हैं। दैट्स इट। ये रही रोड की बात, और यहाँ पर मैंने नोट 2 दे दिया है, और ये नोट 2 मैंने दिया है कि अलग से क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया है, लेकिन हाँ ये भी आप 1 मार्क्स के लिए ही समझो। ये भी आपको वही मिलने वाला है, पेज नंबर आई थिंक 83 के नीचे वाले पार्ट पे आपको ये दिख जाएगा। तो वहाँ से मैंने ये ले लिया है। ये है रोड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल। आप ये ध्यान रखना, ये टाइप ऑफ मटेरियल, दैट मीन रोड को बनाने में किस तरह का मटेरियल यूज़ हुआ है, उस बिहाफ पर भी रोड को बांटा गया है। तो उसे कहते हैं मेटल रोड और नन मेटल, या फिर कई जगह अनमेटल रोड भी आपको मिल जाने वाला है। मेटल रोड का मतलब पक्की सड़कें, नन मेटल रोड का मतलब कच्ची सड़कें, और पक्की सड़कें जो होती हैं उनको आप मोटरेबल रोड भी कहते हैं। आप जानते हो कि मोटरेबल रोड या मेटल रोड जो होती है हर सीज़न में यूज़फुल होती है, जबकि नन मेटल रोड या फिर कच्ची सड़कें जो होती हैं रेनी सीज़न में अच्छी नहीं रहती, यूज़फुल नहीं रहती। कई बार तो उस रोड पर ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये मैंने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया है कि उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है उस आधार पर रोड को सिर्फ 2 पार्ट में बांटा गया है। और अगर आगे जो मैंने आपको बताया 6 तरह के रोड्स, वो था रोड्स की कैपेसिटी के बिहाफ पर, और ये जो मैंने यहाँ नोट 2 बनाकर दे दिया है, ये रोड में जो मटेरियल, यानी उसमें किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया है उस बिहाफ पर मैंने दिया है। अब है ये क्वेश्चन नंबर 9, और इस वीडियो का आई थिंक ये लास्ट ही मैं दे रही हूँ, आगे मैं नहीं दूंगी इस वीडियो में अभी। ये है व्हाट यू नो अबाउट रोड डेंसिटी। ये पेज नंबर 84 पे देख लेना। ये भी मैंने वैसे आपको 1 मार्क्स के लिए ही दिया है, क्योंकि मैंने इसे 1 मार्क में ही देखा है, तो आप एक बार उसे पढ़ ज़रूर लेना। बट इसके बेसिक फैक्ट मैंने यहाँ दे दिए हैं कि रोड की डेंसिटी का क्या मतलब है, दैट मीन रोड का घनत्व का क्या मतलब है। तो आप कुछ ऐसे समझो कि लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर जो होता है, और ब्रैकेट में मैंने फिर से ऐसे डाल दिया है, ऑफ एन एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड। इट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ रोड्स। दैट मीन रोड की डेंसिटी का मतलब क्या है, इसे एक डायग्राम में देकर थोड़ी सी समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये है 1
100 स्क्वायर किलोमीटर, ये वाला समझ लो स्क्वायर किलोमीटर, दैट मीन 100 हर जगह से, यानी स्क्वायर की बात हम करें हर जगह से 100 है, क्योंकि स्क्वायर में तो आप जानते ही हो, मैथ आपने पढ़ा है, तो स्क्वायर का साइज़ तो हर तरफ से क्या होता है, इक्वल ही होता है ना। तो इस तरीके से ये 100 स्क्वायर किलोमीटर यानी हर साइड में 100, यानी किसी भी जगह के 100 स्क्वायर किलोमीटर पे कितनी रोड लाइन है। जैसे हो सकता है ये आपका नेशनल हाईवे कोई गुजरा है, और ये हो सकता है कि यहाँ से गुजर रहा है सुपर हाईवेज़, क्योंकि सुपर हाईवेज़ किसी शहर के अंदर नहीं गुजरा है, बट अगर सपोज दैट आप चेन्नई की किसी जगह की बात कर रहे हो, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो वहाँ से बात करो तो वो साइड से तो गुजर ही रहा है ना। जैसे मैंने फर्स्ट में आपको दिखाया था इंडिया के मैप के थ्रू, तो जितनी भी, अब मान लो ये उस स्टेट के अंदर का डिस्ट्रिक्ट रोड है, या फिर ये उस स्टेट के अंदर का स्टेट हाईवेज़ है जो नेशनल हाईवे को कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी ज़्यादा रोड की लेंथ है, तो वो कहलाता है, या फिर कितनी ज़्यादा रोड है, कितनी ज़्यादा रोड लाइन बिछाई गई हैं, वो कहलाता है उस एरिया का रोड डेंसिटी। जहाँ किसी जो डेवलप एरिया है वहाँ पर रोड्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो डेवलप एरिया नहीं है वहाँ रोड्स कम है। जैसे मैं एग्जांपल बता दूँ, अगर आप बात करो अरुणाचल प्रदेश में जितनी रोड है उतनी ही बात करो दिल्ली के रोड की, तो ऑब्वियस है दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन बहुत डेवलप है, वहाँ पर रोड बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी बनिस्बत अरुणाचल प्रदेश की। अब दिल्ली तो छोड़ दो, कोई छोटा सा एरिया ही ले लो, जैसे किसी भी, जैसे झारखंड के कैपिटल को ले लो रांची, तो रांची की भी जो 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो रोड की डेंसिटी होगी, जितनी रोड्स मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा हैं अरुणाचल प्रदेश में जितनी रोड्स हैं। नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश, किसी भी जगह को लो, जम्मू कश्मीर ले सकते हो, हिमाचल प्रदेश ले सकते हो, क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर रोड ट्रांसपोर्टेशन डेवलप तो हुआ है बट उतना ज़्यादा नहीं हुआ। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे जो अंडुलेटिंग सरफेस है वहाँ पे रेलवेज़ जाना कई बार बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रेलवे, जैसे मैंने बताया, हर सरफेस से तालमेल नहीं बिठा सकता है। रेलवेज़ बिछाने के लिए एकदम स्मूथ लाइन चाहिए, दैट मीन एक लेवल वाली। अगर पहाड़ी के अंदर से रेलवे लाइन ले जानी है तो पहाड़ी को काटना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पहाड़ के ऊपर से चले जाएगा स्लोप बनाकर, नहीं। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि रोड की डेंसिटी क्या है, रोड का घनत्व क्या है। दैट्स इट। आज की वीडियो में बस इतना ही। कोशिश तो करती हूँ कि वीडियो का साइज़ छोटा ही रखूँ, लेकिन कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसे छोड़ना मुश्किल होता है, लगता है किसी और वीडियो में दूंगी तो शायद आप ध्यान ना दे पाओ। फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि वीडियो का साइज़ छोटा ही रखूँ। चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।